हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनगोइंग सीरीज रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज, और ये है टेस्ट नंबर 11। इससे पहले हमने टेस्ट 1 to 10 सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने साथ में सॉल्व किया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ यू कैन वॉच अदर वीडियोस एज वेल। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पोर्शन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग पपेट्री, कठपुतली, कॉमनली नोन एज कठपुतली, पपेट्री, और बहुत सारी फॉर्म्स हैं इंडिया में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहला है आर्ट एंड कल्चर से। सो एक तरफ पपेट्री, उसका नाम लिखा गया है, आर्ट फॉर्म का नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ स्टेट का नाम लिखा गया है। तो आपको पूछा गया है विच अबव आर करेक्ट। कुंदई उड़ीसा, गोम्बयत्ता कर्नाटका, कठपुतली राजस्थान। सो ये आपके ऑप्शन है। Please pause the video and try to solve the question and come back for answer and explanation. तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो द राइट आंसर इज डी। तीनों आपका सही मैच किए गए हैं। आइए देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पपेट्रीज, और सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं गोमयता कर्नाटका से जो पपेट्री का आर्ट फॉर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है पपेट्री अलग अलग टाइप्स की होती है। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग पपेट्री। आपका छोटी छोटी वायर्स और तारों के साथ आपका कंट्रोल किया जाता है पपेट को। दूसरी तरफ रॉड पपेट्स होते हैं, फिर आपका ग्लव पपेट्स होते हैं। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रिंग पपेट। तो गोमयता कर्नाटका से है। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है कि गोमयता में जो आपका स्टोरीज डिपिक्ट की जाती हैं वो आपका यक्षगण। यक्षगण एक थिएटर फॉर्म है, कहां का? कर्नाटका का ही। तो उसमें आपका जो करेक्टर्स हैं वो आपका करेक्टर्स गोमयता में पोर्ट्रे किए जाते हैं। साथ ही साथ जो पपेट्स हैं उनके जो लेग्स हैं वहां पे जॉइंट्स होते हैं, और जो पपेटियर होता है जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका 5 to 7 स्ट्रिंग से आपका कंट्रोल करता है पपेट को। दूसरी बात मैंने आपको बताया यक्षगण आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच पपेट्री इज रिलेटेड विद द यक्षगण। तो यहां पे आंसर आएगा गोमयता। आइए दूसरी फॉर्म देखते हैं कठपुतली। कॉमन है, सबको पता होगा। कठपुतली आपका राजस्थान से है। और यहां से आपका एक चीज आपको याद करनी है कि इसमें सिंगल पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का पीस, उसको काव किया जाता है और वही पपेट एक्ट करते हैं। और यहाँ पे रीजनल म्यूजिक के साथ आपका परफॉर्म करवाया जाता है, पूरा परफॉर्मेंस होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पपेट्स हैं दे डू नॉट हैव लेग्स, दे डू नॉट हैव लेग्स, और आपका दे वियर लॉन्ग ट्रेलिंग स्कर्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनका पहनावा है वो उनको लंबी जो स्कर्ट्स होती हैं वो पहना के, जो लेग्स हैं नहीं तो कवर कर दिया जाता है। तो यहाँ से मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो फ्लोर है उसका भी अच्छा यूज किया जाता है कठपुतली, जो कि एक आर्ट फॉर्म है, पपेट्री आर्ट फॉर्म है राजस्थान से। थर्ड है कुंदई। कुंदई कहां से है? उड़ीसा से। तो यहां पे आपका देर आर नो लेग्स बट वेयर लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स। और साथ ही साथ ये किस फॉर्म के साथ रिलेटेड है? जात्रा ट्रेडिशनल थिएटर। जैसे मैंने आपको गोमयता बताया था यक्षगण के साथ रिलेटेड है, उसी तरह जो कुंदेई है वो आपका जात्रा एक थिएटर है, फोक थिएटर है आपका उड़ीसा से, तो उसके साथ बिलोंग करता है। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा पढ़ने को है, पेंटिंग से लेके आपका स्कल्पचर, बिल्डिंग्स, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड सो ऑन। तो उसके आप ऐड ऑन कर सकते हैं म्यूजिक प्लस आपका पपेट्री। पपेट्री बहुत तरह का होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में पढ़ा। अब आप और भी पढ़ सकते हैं रॉड पपेट्स, ग्लव पपेट्स एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आता है आप सेकेंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट। तो हमने एक अलग से वीडियो भी किया है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो उन 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में आपका एक स्कूल है वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो यहां से क्वेश्चन है आपका एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी वैशेषिका।
Statement number 1, they believed in both soul and transmigration. That is, soul transfers from one body to another and so on. Second statement, they propounded the atom theory and applied to explain the formation of object. तो ये सही है कि विशेषिका स्कूल एटॉमिक थ्योरी को प्रोपाउंड करता है. थर्ड, द बेसिक टेनेट्स ऑफ विशेषिका आर टू सम एक्सटेंट कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो अगर आप कंपेयर करो विशेषिका को बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलता है. तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है. द राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विशेषिका स्कूल ऑफ थॉट आर राइट. कैसे? वैशेषिका जो स्कूल है आपका वो स्कूल ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और यानी कि एटॉमिक थ्योरी को प्रोपाउंड करता है. और मैंने ये पढ़ाया भी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि विशेषिका स्कूल एटॉमिक थ्योरी प्रोपाउंड करता है और उससे रिलेटेड बोला जाता है कि इंडिया में फिजिक्स की शुरुआत या फाउंडेशन आपका विशेषिका स्कूल ने ही रखी है. तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट. साथ ही साथ एटम्स आर एटर्नल एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोल. सोल और एटम अलग अलग हैं और हर ऑब्जेक्ट आपका जो है मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. और ये डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट जो डिफरेंस होते हैं वो इसलिए आता है अलाइनमेंट ऑफ एटम्स. एटम्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं तो उसी से आपका डिफरेंस आना स्टार्ट होता है. और इसका फाउंडर कौन है? कन्नड़ा. अब इनके अकॉर्डिंग सोल जो है वो डिफरेंट है एटम से, बट इन्होंने ये भी प्रूव किया है दैट सोल जो है वो एटम्स को यूज करके आपका ट्रांसमाइग्रेट करती है. यही आपका स्टेटमेंट था. एटम थ्योरी यस, सोल इज देयर, बट दोनों डिफरेंट है और यहां पे सोल ट्रांसमाइग्रेट करता है फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर एंड सो ऑन. और ये इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है. और साथ ही साथ आपका थर्ड स्टेटमेंट था जैनिज्म और बुद्धिज्म में आपका सिमिलैरिटी है अगर आप कंपेयर करें विशेषिका स्कूल को, क्योंकि तीनों आपका जो उनके अकॉर्डिंग नेचर है, जो नेचर एग्जिस्ट करती है वो एटॉमिक है. तो यहाँ पे विशेषिका भी एटॉमिक थ्योरी में मानता है, जैनिज्म बुद्धिज्म भी आपका कहीं ना कहीं एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक नेचर में आपका बिलीव करता है. तो ये था क्वेश्चन आपका विशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements regarding बलबन is or are correct? So आपका मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है. दिल्ली सल्तनत, बलबन वहां के जो आपके सुल्तान थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट नंबर 1, he started to include Indian Muslims to top positions of power and authority instead of Turkish nobility. क्या बलबन ने आपका इंडियन मुस्लिम्स उनको एडमिनिस्ट्रेशन की जो हायर पोस्ट है वहां पे इंक्लूड करना शुरू कर दिया था और टर्किश जो नोबिलिटी थी उसको तवज्जो देनी कम कर दी थी? तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ही इंट्रोड्यूस्ड द सिजदा एंड पेबोस टू शो दैट नोबल्स वर नॉट हिज इक्वल. और उसने साथ ही साथ सिजदा एंड पेबोस ये जो सेरेमनी है ये भी स्टार्ट किया था ताकि वो नोबल्स को दिखा सके कि वो उसके इक्वल नहीं है. तो आपका ये आपके ऑप्शंस हैं. ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है टॉपिक बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक थ्योरी ऑफ किंगशिप. बलबन जब आया तो उसने आपका एक थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया. क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं उस थ्योरी के पार्ट हैं या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है बी, दैट इज ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है आइए देखते हैं. सिंपल, बलबन जब आपका सुल्तान बनता है तो उसने थ्योरी ऑफ किंगशिप लॉन्च करी और उसने क्या किया, और उसे बोला जाता है चैंपियन ऑफ टर्किश नोबिलिटी. मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ टर्किश नोबल्स को ही प्रमोट किया था. किसी भी पोजीशन पे आपका जो टॉप पोजीशंस है वहां पे इंडियंस को या इंडियन मुस्लिम्स को कोई जगह नहीं दी थी, बिकॉज ही बिलीव्ड इन द प्योरिटी ऑफ द ब्लड. स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता था.
तो इसलिए उसने आपका सिजदा और पेबॉस, यानी कि सिजदा, आप किंग के आगे झुकते हैं, सलाम करते हैं और उसके पैरों को चूमते हैं, दैट इज सिजदा एंड पेबॉस। तो ये शुरुआत किया था, किस लिए शुरुआत किया था? क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि नोबल्स, आप मुझसे नीचे हैं, मेरे इक्वल नहीं है। सो दैट इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ किंगशिप ऑफ बलबन। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू रयौतवाड़ी सेटलमेंट। जो आपके रेवेन्यू सिस्टम्स हैं ब्रिटिश ने जो लागू किए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रयौतवाड़ी, महलवाड़ी, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। सो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रयौतवाड़ी सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द कल्टीवेटर वॉज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर ऑफ हिज प्लॉट ऑफ लैंड। क्या रयौतवाड़ी में ये प्रोविजन था कि जो उस प्लॉट पे खेती कर रहा है, कल्टीवेटर है, कल्टीवेट कर रहा है, वो उसका मालिक है? दूसरा, द सेटलमेंट अंडर दिस सिस्टम वाज नॉट मेड परमानेंट, तो परमानेंट नहीं था, बार बार चेंज होता था। थर्ड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, किस एरिया में इसको लॉन्च किया गया? तो ये आपके स्टेटमेंट है रयौतवाड़ी सेटलमेंट के रिगार्डिंग। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, बट आपको पहले बता दूं, जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू सिस्टम्स, चाहे वो मुगल्स का है, चाहे वो आपका ब्रिटिशर्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर के साथ रिलेटेड है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर राइट ओनली। थर्ड स्टेटमेंट कहां लागू हुआ था वो गलत दिया गया है। कैसे? अब स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। इसमें क्या हुआ, ये किसी हद तक सही है कि जो कल्टीवेटर है उसको ओनर बना दिया गया, बट उस पर कंडीशन लगाई गई कि जब तक आप पेमेंट करते रहेंगे लैंड रेवेन्यू का, जमींदार को, ब्रिटिशर्स को, स्टेट को, तब तक आप उस पे एज ए ओनर कर सकते हैं कल्टीवेशन। बट जिस दिन आपने बंद कर दिया रेवेन्यू देना, तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। सो दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, क्योंकि सेटलमेंट, अगर आप कोई रेट आप डिसाइड कर रहे हो कि आपके प्लॉट से हमें इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो क्या वो परमानेंट था? नहीं। प्लीज ये आपको बात याद करनी है, दैट इट वाज नॉट परमानेंट। परमानेंट नहीं था। हर 20 से 30 साल के टाइम पीरियड पे आपका रेवेन्यू को आपका रिवाइज किया जाता था, चेंज किया जाता था। स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रयतवाड़ी सेटलमेंट था वो आपका मद्रास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको, कहां लागू किया गया था। तो यहां पे रयतवाड़ी जो सेटलमेंट है वो मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में लागू किया गया था, और जो महलवाड़ी सिस्टम था वो आपका पंजाब और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में लागू किया गया था। इसीलिए आपका ये जो स्टेटमेंट है गलत है। वहां पे क्या स्टेटमेंट था, आइए देखते हैं एक बार। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? रयौतवाड़ी को पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये गलत है, क्योंकि आपका पंजाब और नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहां पे महलवाड़ी सिस्टम यूज किया गया था, सेटलमेंट यूज किया गया था, ना कि रयौतवाड़ी सेटलमेंट। तो दैट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्चुअल क्वेश्चन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टफ भी है। विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंड ड्यूरिंग लेटन्स टाइम? देखिए, ब्रिटिशर जब आए तो उन्होंने आपका बहुत सारे गवर्नर्स अपॉइंट किए, गवर्नर जनरल अपॉइंट किए, वाइस रॉयज अपॉइंट किए। तो आपको याद करना है कि कौन सी चीज कौन से वाइसरॉय, कौन से गवर्नर जनरल और जनरल के अंडर हुई थी। तो उन्हीं में से आपका एक नाम है लेटन। तो लेटन के टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन कौन सी जो अबव बिलो मेंशन्ड चीजें हैं वो लेटन के टाइम में हुई थी या नहीं हुई थी। ग्रैंड दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्म्स एक्ट। 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि लेटन के टाइम में क्या क्या हुआ था। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, बट आपको टिप अच्छा दे रहा हूं मैं। आपको गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयस और गवर्नर अच्छी तरह पढ़ के जाने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सी, दैट इज 1, 2
एंड 5 ये आपका हुआ था लेटन के टाइम में, और जो 3 एंड 4 है वो नहीं हुआ था। सो यू कैन सी हियर लेटन का टाइम पीरियड क्या है, 1876 से 1880, ये इस टाइम पीरियड के बीच में आपके अपॉइंटेड थे। तो क्या क्या हुआ, 76-78 में फैमीन आता है, कहां पे, मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, सूखा अकाल पड़ता है। अकाल था यहाँ पे बहुत भयंकर, और आपका एक फैमीन कमीशन अपॉइंट की जाती है, किसके अंडर, रिचर्ड स्ट्रैशे के अंडर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में आपको एड ऑन इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये चीज हुई आपके लेटन के टाइम में। दूसरा, रॉयल टाइटल्स एक्ट हुआ और क्वीन विक्टोरिया ने आपका टाइटल गेन किया, कैसर ए हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो ये भी हुआ लेटन के टाइम में। थर्ड, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और सेकेंड अफगान वॉर। तो 4 साल के टाइम पीरियड में इतना कुछ हुआ था लेटन के टाइम पीरियड में। तो गवर्नर जनरल्स, वाइसरायज, गवर्नर्स आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ बुक का नाम है और दूसरी तरफ ऑथर, किसने लिखा उसको। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जी सुब्रमण्य अय्यर। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बुक और उसके ऑथर कौन से सही मैच हैं ये आपको बताना है। द आंसर इज सी, दैट इज 1 एंड 3। सेकंड जो है वो गलत आपका मैच किया गया है। फर्स्ट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त, नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आपका सही मैच किए गए हैं। तो देखते हैं, अब ये जो तीनों बुक्स के नाम है, चाहे वो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अ नेशन इन मेकिंग, ये आपका रिलेटेड किससे हैं, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म जब आया तो उसने बहुत सारे चेंजेस किए इंडिया में, दुर्दशा हो गई, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हिट हुआ था। तो इन सब ने आपका एक बुक लिखा, और ये सारी बुक्स आपका इकोनॉमिक क्रिटिक है कि जब से कॉलोनियल आपके कॉलोनाइजर्स आए हैं, ब्रिटिश आए हैं, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो खराब हो गई है। तो आइए देखते हैं, रमेश चंद्र दत्त, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर, उन्होंने आपका लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उन्होंने आपका डिटेल में डिस्कस किया जितना भी उनके पास इकोनॉमिक रिकॉर्ड था 1757 ऑनवर्ड्स। 1757 से जब से आपका ब्रिटिशर बैटल ऑफ प्लाजी के बाद रूल करना स्टार्ट करते हैं, तो जो भी इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स मिले वो रमेश चंद्र दत्त ने अपनी बुक के अंदर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसमें लिखा। तो ये सही है। दूसरा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहां पे हमारा मैच गलत था, क्योंकि ये जो बुक है दादा भाई नारोजी ने लिखी है, ना कि आपका जी सुब्रमण्य अय्यर। सो दिस इज अ वेरी फेमस बुक, इंपॉर्टेंट बुक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। और इसमें दादा भाई नौरोजी आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो आइडिया था कि कैसा आपका इंडिया से जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो ब्रिटिश की तरफ ट्रांसफर हो रही है, ब्रिटेन में जा रही है, उसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो आपका लिखा इस बुक के अंदर। थर्ड, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग इज द राइट। तो तीनों बुक्स आपका इकोनॉमिक क्रिटिक से रिलेटेड हैं। सो ये था आपका टेस्ट नंबर 11। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज। Please like this video, share this video, and thanks for watching. Keep watching and keep learning from the other videos as well. Thank you.